गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजा में? सब बढ़िया। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान से याद करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ती हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं, तो जैसे ऑर्गेनिक में तो क्या है, मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शंस होती हैं तो बड़ी इजीली हो जाती हैं। इसमें कुछ एक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बन पाता है कि आप लोगों ने समझ सकें या लंबे समय तक याद कर सकें, तो थोड़ा रटना भी पड़ता है आप लोगों को इसमें कुछ एक रिएक्शंस को, ठीक है। बाकी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि आप लोग समझें चीज़ों को कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीकारक है, ये अपचायक है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, इस रिएक्शन में रिडक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, तो वो चीज़ें जरूर कंसेप्चुअल हैं जो आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप 17 में हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स आपके सिलेबस में हैं जिसमें से Cl2 हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड था। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में मैंने बताया था, इसे आप जो कॉमन साल्ट होता है NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4, उन दोनों की रिएक्शन से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन था इसका, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आप लोगों को, आप इस तरीके से इसको फॉर्म कर सकते हैं। आपने लिया NaCl प्लस H2SO4, क्या बना NaHSO4 प्लस HCl, ये देखिए। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका HCl को आप ड्राई भी कर सकते हैं बाई पासिंग थ्रू इन कंसनट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। जो मॉइस्ट HCl है उसे आप कंसनट्रेटेड H2SO4 से फ्लो करके ड्राई कर लेंगे, शुष्क कर लेंगे, नमी है शुष्क कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा एक्चुअल में ये जो है HCl गैसीय स्टेट में प्राप्त होता है आपको हाइड्रोजन क्लोराइड। बड़ा ही तीक्ष्ण स्मेल होती है इसकी, बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं तीक्ष्ण स्मेल है। और ये वाटर में सोल्यूबल है, इजीली वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 189 के आसपास है, 189 केल्विन के आसपास। और मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है HCl, आपको पता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस बनाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 150 to 160 के अप्रोक्सीमेट होता है, 150 से 160 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो यहां मैं बता रहा था आपको कि HCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस क्लोराइड आयन। यहां आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि ये इसका जो Ka है, क्या है Ka, इसका जो Ka है वो बहुत ही ज्यादा आता है। K होता है आपका अम्ल का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इसकी वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है लिया गया कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो HCl का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। अगर आप HCl देखें तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसमें से एक वाइट धुआं सा निकलता रहता है, तो वो एक्चुअल में क्या है, HCl गैस है। क्या है, HCl गैस। HCl गैस जब NH3 के कांटेक्ट में आती है, ध्यान देना, HCl गैस जो है वो जब NH3 के कांटेक्ट में आती है, HCl प्लस NH3, तो ये बनाते हैं आपके NH4Cl, श्वेत धूम्र बनते हैं। व्हाइट कलर का धुआं बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, व्हाइट कलर का धुआं। तो ये HCl के टेस्ट के लिए भी काम में ले सकते हैं आप रिएक्शन को। हाइड्रोजन क्लोराइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका टेस्ट है एक तरीके से, ये उसका परीक्षण है, इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। और अमोनिया का भी टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट। मान लो आपने कोई टेस्ट ट्यूब ली हुई है, उसमें दो केमिकल्स मिक्स किया आपने A प्लस B, इन दोनों के रिएक्शन से अमोनिया प्रोड्यूस होती है NH3, जो कि क्या है, गैस। गैस है तो कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। कंफर्म करना है आपको कि जो गैस इवॉल्व हुई है, जो गैस जा रही है वो अमोनिया है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक कांच की रॉड लेंगे पतली सी, उसे HCl में डिजोल्व करेंगे और उस HCl से भीगी हुई छड़ जो है, ठीक है, उस छड़ को इस प्रकृति का ले जाएंगे ऊपर। तो जैसे ही NH3 उस HCl के कांटेक्ट में आएगा, क्या बनेगा, NH4Cl, और ये आपके व्हाइट कलर का धुआं बनने लग जाएगा, ठीक है। तो इससे आप इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके कि नॉर्मली आपने देखा होगा जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं हैं, वो बड़े इजीली
एसिड में डिजोल्व हो जाती हैं, अम्ल में घुल जाती हैं। जैसे कोई भी आपने कॉपर लिया हुआ है, एल्यूमिनियम लिया हुआ है, तो आप उसको एसिड में डाल दीजिए, H2SO4 में, नाइट्रिक एसिड में, तो उसमें क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ नोबल मेटल्स जैसे Au और Pt, गोल्ड और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम, ये नहीं घुलते हैं। तो यहाँ एक प्रकार का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है जिसमें इन्हें आसानी से घोला जा सकता है। तो वो सॉल्यूशन क्या है देखिएगा, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया अम्लराज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अम्लराज। अब सर ये होता क्या है, तो देखो ये क्या होता है, ये होता है 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3। दोनों ही आपको लेने कंसंट्रेट, 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3। ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अम्लराज। समझ में आई बात आपके। इन दोनों को बोला जाता है एक्वा रेजिया। अब Au और प्लेटिनम जो हैं, जो कि नोबल मेटल्स हैं, वो इजीली इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। समझ गए आप लोग। Au और प्लेटिनम को अगर घोलना हो तो आप इसमें घोल सकते हैं, बड़े आसानी से घुल जाएंगी। अब देखिएगा आखिरकार है क्या ऐसा का जो इसमें इजीली घुल जाती हैं। तो ध्यान रखना, पहले तो एक्वा रेजिया क्या होता है, व्हाट इज एक्वा रेजिया एंड व्हाट इज अम्लराज। तो 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट HCl विद 1 पार्ट ऑफ HNO3, तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का जो मिक्सचर है वो आपका एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है, अम्लराज इसको आप बोल सकते हैं। अब देखिएगा ये जो है आपस में जब रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं आपस में जब रिएक्ट, तो इनकी रिएक्शन क्या है कि HCl प्लस HNO3, ये इसके साथ रिएक्शन करके बनाने वाला है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl प्लस और क्या बन सकता है H2O, ट्वाइस H2O और 2Cl। अब आप गौर करें, यहाँ 2Cl बनाया है मैंने, तो ये जो 2Cl है, ये जो 2Cl है क्या है, 2Cl, ये है नवजात क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। तो HCl और HNO3 जब दोनों ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन। यही नवजात क्लोरीन Au और P2 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ये Au के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, AuCl3, इस तरीके से। ठीक है, बनाएगा AuCl3 बनाएगा, क्या बनाएगा, AuCl3। अब देखिएगा अपन Au और प्लेटिनम, इन दोनों के साथ इसे रिएक्शन देखते हैं। जब Au और प्लेटिनम को इसमें डाला जाता है तो क्या होता है, तो देखिएगा किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। वहाँ रिएक्शन लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक से देख लेना एक बार। अपने पास है Au प्लस 4H प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस 4Cl माइनस, Au प्लस 4H प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस 4Cl माइनस। ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये आता है फ्रॉम एक्वा रेजिया, ये आएगा एक्वा रेजिया से, और ये आपका Au। इसके साथ मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ, तो देखिएगा क्या बनाएगा, ये AuCl4 माइनस प्लस NO, ध्यान देना यहाँ
NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है इस रिएक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब एक्वा रेजिया सॉल्यूशन गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। पूछ सकता है कौन सी गैस बनती है इसमें, ठीक है। प्लस बाकी का आप देख लो क्या है आपके 4H है तो ट्वाइस H2, क्या बनेगा 2H2, ठीक है। तो ये तो हुई गोल्ड के साथ रिएक्शन। अब बात करें सर के प्लेटिनम के साथ क्या रिएक्शन आएगी, तो देखिएगा प्लेटिनम के साथ रिएक्शन देख सकते हैं अपन लोग, पीटी के साथ क्या रिएक्शन होने वाली है इसकी। ये प्लेटिनम 6Pt प्लस यहाँ आएगा आपका 16H प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस 18Cl माइनस, ठीक है। क्या आएगा 18Cl माइनस। देखते हैं एक बार बैलेंस कर लेंगे, बाद में लिखते हैं इसको। तो ये बनाने वाला है PtCl6 माइनस, ठीक है, प्लेटिनम PtCl6, यह आएगा 3, तो 3 प्लेटिनम के ले लेते हैं हम लोग। थ्री और प्लस NO आ जाएगा, और बाकी का आप देखें तो कितने हैं आपके ये 16, तो कितना आएगा 8H2O, तो 8H2O लेने हैं अपन को, तो ये कितना होना चाहिए आपका 8H2O, तो यहाँ 3, तो ये आएगा 8H2O प्लस तो ये आना चाहिए अपना 4, कितना हो गया 12, 4NO, ठीक है। ओवरऑल चार्ज देखो कितना आ रहा है, माइनस का कितना है 18 और 4 22, और ये कितना आ रहा है प्लस का 16, तो वहाँ कितना होगा आपका कितना हो गया, बैलेंस हो गया। देखो आप 3 PtCl6 माइनस बन गया आपका ये कॉम्प्लेक्स, NO निकल गया आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा आपका, और साथ में क्या बन रहा है आपका H2O। अब आप चार्ज देख लीजिए कितना आएगा आपका, ये हो गया आपका टोटल 22, और ये कितना हो गया 16, तो 16 22 कितना आ गया 6, तो माइनस का 2 PtCl6 माइनस 2, ठीक है। तो ये इन दोनों की रिएक्शंस हैं, AU की और प्लेटिनम की, सिंपल सी रिएक्शन है। तो इस तरीके से ये इसको कलर को क्या करते हैं चेंज करते, वो क्या कहते हैं AU और PT को क्या कर देते हैं डिजॉल्व। तो AU और प्लेटिनम दोनों ही एक्वा रेजिया में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो एग्जाम में ये रिएक्शंस आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, ये आपको आनी चाहिए ठीक से, समझोगे आप लोग। तो ध्यान रखना आप लोग, HCl और HNO3 का जो सॉल्यूशन है एक फिक्स रेशो में 3:1, वो आपका कहलाता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया की सिंपल रिएक्शन ये है, इट प्रोड्यूस नेसेंट क्लोरीन, और ये नेसेंट क्लोरीन जो है वही इनको क्या करती है ऑक्सीडाइज करती है। तो AU विद एक्वा रेजिया और प्लेटिनम विद एक्वा रेजिया, AU की एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन और प्लेटिनम की भी एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं, ठीक है। अब देखिएगा HCl के यूज की बात करें तो HCl का यूज मैंने बताई दिया आप लोगों को, एक्वा रेजिया फॉर्मेशन में यूज होता है, बाकी लेबोरेटरी में यूज किया जाता है HCl को, और HCl क्लोरीन फॉर्मेशन में और भी कई सारे कंपाउंड फॉर्म करने में इसको आप यूज करते ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये आपका ग्रुप 17 में इतना ही था, आपको क्लोरीन पढ़ना था और हाइड्रोजन क्लोराइड, बाकी ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और
ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ये इस बार आप लोगों को डिस्कस नहीं करने हैं। बाकी क्लोरीन HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3 और ये ऑक्सो एसिड बनाता है हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड। ठीक है। उसके अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो पहले ये जो आपके बन रहे हैं HOCl, हाइपोक्लोरस, HOClO या HClO2, क्लोरस, HOClO2 या HClO3, क्लोरिक और HOClO3, HClO4, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है। इनमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो क्लोरीन का +1, +3, +5 और +7 है। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज। इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये और इसके कंपैरिजन में ये क्या है, एसिडिक है। ठीक है। उसके अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करें तो एक्स डैश, ये दो अलग अलग हैलोजन हैं। व्हेन हैलोजन रिएक्ट विद हैलोजन इन सूटेबल कंडीशन, जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ उपयुक्त परिस्थितियों में क्रिया करता है तो ये एक बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो एक्स डैश, इसी प्रकार एक्स डैश 3, एक्स डैश 5 और एक्स डैश 7 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अंतरा हैलोजन यौगिकों के करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। इनमें ये जो है एक्स, ये आपका बड़े साइज का एटम है, जबकि एक्स डैश क्या होगा आपका, स्मॉल। इन दोनों के साइज का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे I और F आप जानते हैं, F, Cl, Br और I, इसका साइज सबसे छोटा है इसमें और इसका साइज सबसे बड़ा है। इन दोनों के साइज का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में इनके द्वारा बनाए गए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम सबसे क्या होने वाले, ज़्यादा। तो दे फॉर्म IF7। बाकी जो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम जो है उसका हाइब्रिडेशन, संकरण, और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो आप BBT और BSEPR जो थ्योरी है उसको यूज में लाते हुए निकाल सकते हैं। ये सब आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ से आप लोग सेंट्रल जो एटम है उसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, संकरण, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, और उसके बाद पॉसिबल स्ट्रक्चर जो भी है, ट्राइगोनल, पिरामिडिकल है, या फिर जो भी शेप आ रही है आपके, टी शेप आ रही है कि सीसो शेप आ रही है, वो आपको देखना है। समझ गए। तो ये आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, जेई मेंस वगैरह के जो देंगे आप, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। बाकी इंटर हैलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव या अनस्टेबल, किसके कंपैरिजन में, हैलोजन के कंपैरिजन में। एक्स डैश जो बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है कंपैरेटिवली एक्स बॉन्ड के। ठीक है। तो ये आपका ग्रुप 17। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रुप 16, ग्रुप 16, ग्रुप 16 की। तो ग्रुप 16 में आपके कौन कौन आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये जो है वो आपका रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव। तो नॉर्मली आप लोगों को इनके बारे में डिस्कस करना होता है, OS, SE और TE के बारे में। ठीक है। इनमें से ये जो एलिमेंट हैं वो आपके नॉन मेटल हैं और ये आपके मेटलॉइड्स हैं। ठीक है। ये धातु और ये आपके उपधातु हैं, ये धातु और ये आपके उपधातु हैं। ग्रुप 17 जो जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन है वो आएगा NH2NP4, NH2NP4। ठीक है। इस ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको चैल्कोजन कहा जाता है। कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कैल्केगोन।
तो आप देख लीजिए, कैल्कोजन बोल दो या चैल्कोजन बोल दो, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो चैल्कोजन क्यों बोलते हैं इनको? एक्चुअल में चैल्कोजन का मीन्स होता है, ये ग्रीक भाषा के वर्ड से बना हुआ है, तो इसका मीन्स होता है ओर फॉर्मिंग। ओर मतलब अयस्क, अयस्क बनाने वाले, ओर फॉर्मिंग। ये कॉपर के साथ इनकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसके साथ? कॉपर के साथ इनकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली आपने देखा होगा मेटल्स जो है, विशेष रूप से कॉपर, वो नेचर में या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है या सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, मतलब ओ और एस के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो वहीं से ये वर्ड बना है आपका चैल्कोजन, ओर फॉर्मिंग, अयस्क बनाने वाले। तो कॉपर जो है वो नॉर्मली ओ और एस के साथ कॉम्बिनेशन करके कई प्रकार के क्या बनाता है? ओर्स बनाता है, तो वहीं से ये वर्ड आया आपका चैल्कोजन। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम लोग चैल्कोजन बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4। अब देखिएगा, इसमें जो O है आपका ऑक्सीजन, जो कि इस ग्रुप का पहला एटम है, क्या है? पहला सदस्य है इस ग्रुप का। तो मैंने आपको बताया कोई भी ग्रुप में आप जाएंगे तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बाकी के ग्रुप से कई सारी प्रॉपर्टीज में क्या दिखाएगा? डिफरेंस। तो यहाँ O ऐसा नेचर शो करेगा, उसके पीछे रीजन होगा O का स्मॉल साइज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणता, छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणता, और उसके अलावा डी कक्षकों की अनुपस्थिति। ठीक है, जो बैकेंट डी ऑर्बिटल हैं वो इसके पास नहीं होंगे। तो एब्सेंसी ऑफ बैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इन रीजन से ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप के और जो एलिमेंट्स हैं एस, एस और टी, इनके कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या करने वाला है? रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण। अब देखिएगा कि ओ, एस, एस और टी, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मिलता है NH2NP4। अगर आप ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर मैंने बताया हुआ आप लोगों को नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, कोश की संख्या में क्या होगी? वृद्धि, तो साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इनके आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, अप टू डाउन जाने पर इनका जो साइज है, एटॉमिक साइज है या आयनिक साइज है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड देखिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, IE की, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा आप जानते ही हैं, आउटर मोस्ट सेल जो होगा बाह्यतम कोश, उस बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? आपके आयन ऊर्जा कहलाएगी। इनमें देखें आप, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है NH2NP4। ठीक है, NH2NP4, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ग्रुप में अप टू डाउन जब आप जाते हैं तो मैंने बताया साइज बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा, तो बाह्यतम कोश जो है, सबसे बाहर वाला जो सेल है, उसकी न्यूक्लियस से क्या बढ़ेगी? डिस्टेंस बढ़ेगी। तो उस पर जो नाभ की आकर्षण लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स जो काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा? कम। ऐसी कंडीशन में वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो अप टू डाउन जाने पर इनके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू में क्या आती है? कमी आती है, घटती है। ठीक है, लेकिन अगर इसको ग्रुप 15 के साथ कंपेयर करें तो ग्रुप 15 होता है आपका NH2NP3। तो यहां आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आ रहा है NP3। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, क्या है? अर्धपूरित। और आपने पढ़ा है अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है किसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। तो ये स्टेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा टफ होगा, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। वैसे किसी भी पीरियड में, किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयन ऊर्जा का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इस हिसाब से इसका ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? NP3 से। तो यहाँ आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ होगा। तो वर्ग 15 के अगर एलिमेंट से बात करें तो उनकी तुलना में वर्ग 16 के तत्वों की आयनन ऊर्जा के मान क्या होंगे? कम। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन करस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स। संगत उसी ग्रुप का होना चाहिए, उसी आवर्त का होना चाहिए, तो उसके कंपेरिजन में क्या आएगी वैल्यू? आपके कम आएगी। क्या आएगी? वैल्यू कम आएगी। तो इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो जैसा आपको बताया ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे आप लोग तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? आपके डिक्रीज होगी ना, तो वो ऊपर से नीचे आपके
डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता वो भी ग्रुप में ऊपर से जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज इनके बारे में, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और भी कई सारी, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑक्सीजन जो फैमिली है ग्रुप 16 जिसको हम लोगों ने चैल्कोजेन कहा, इसके बारे में और जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, जब भी आप पढ़े लिख के याद किया करो, थोड़ा बहुत लिखा करो, पॉइंट बनाया करो, छोटे छोटे पॉइंट। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के याद करने की कोशिश किया करो चीज़ों को, कि एक दिन में जितना आप याद कर सकते हैं उनको आप लोग आउटलाइन बनाएं या बुक से पढ़ें तो उसको अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन करने के बाद उसको बार बार 2-3 बार रिवाइज करें। ठीक है, बिना रिवीजन के आप लोग कर नहीं पाएंगे इन चीज़ों को, तो आप लोग बार बार रिवाइज करें और पढ़ें और लिख के याद करें जितना याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय।